Hello everyone, I'm Anisha. Welcome all of you to my channel that is Virtual Classes. So today in this class we are going to continue your चैप्टर नंबर 4. ओके, तो हम इस क्लास में क्या करेंगे, आपका चैप्टर नंबर 4 को कंटिन्यू करेंगे. इसका पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो ये है आपका पार्ट 2. ओके, अगर आपने पार्ट 1 देखी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं. अगर आपको इंग्लिश एक्सप्लेनेशन में सुनना है तो भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ओके, और इससे पहले के बाकी जो चैप्टर्स है उनके वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, उनके क्वेश्चन आंसर सब कुछ कंप्लीट हो चुके हैं, समरी वगैरह सब कुछ. ठीक है, तो आप वो सब कुछ प्लेलिस्ट से आप देख सकते हो और फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. तो आज का ये जो क्लास है पूरा हिंदी में होगा. ठीक है, और आपका चैप्टर का नाम है द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो हमने अपनी पिछली क्लास में प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ा था, है कि नहीं? आपको याद है ना प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, जैसे कि वो हार्ड है, लस्ट्रस है, मेलिएबल है, डक्टाइल है, सोनरस है. याद आया कुछ? तो उन सब के बारे में हमने पढ़ा था ना. तो अब इस क्लास में हम क्या करेंगे, इफ़ेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन मेटल्स. तो जो इफ़ेक्ट पानी और हवा, ठीक है, हवा और पानी का जो इफ़ेक्ट है मेटल्स में कैसा रहता है उसके बारे में जानेंगे. तो सबसे पहले हम किसके बारे में देखेंगे, आयरन के बारे में. आयरन मतलब लोहा, है ना. तो स्टार्ट करते हैं. यू वुड हैव ऑफन नोटिस दैट आयरन ऑब्जेक्ट्स डेवलप ब्राउन डिपॉजिट्स व्हेन लेफ्ट इन ओपन फॉर अ फ्यू डेज. इन विच कंडीशन वुड एन आयरन ऑब्जेक्ट डेवलप ब्राउन डिपॉजिट्स. तो देखो, हमने देखा है ना, जो लोहे की चीज़ होती है काफ़ी टाइम अगर बाहर पड़ा रहे ऐसे, अगर हमने उसका ख्याल नहीं रखा तो क्या होता है, उसमें जंग लग जाती है ना. ब्राउन डिपॉजिट मतलब वो जंग लग जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग, है कि नहीं. तो उसी के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे. ओके, सो व्हेन इट कम्स इनटू कांटेक्ट विद ड्राई एयर ओनली. तो ऐसे कौन से कंडीशंस में, ठीक है, वो ब्राउन डिपॉजिट्स हो जाते हैं, मतलब उसमें जंग लग जाती है, मतलब वो रस्टिंग हो जाती है. ठीक है, व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद ड्राई एयर ओनली, या फिर व्हेन इट कम्स इनटू कांटेक्ट विद वाटर ओनली, या फिर व्हेन इट कम्स इनटू कांटेक्ट विद बोथ एयर एंड वाटर. तो इन तीन रीज़न में से कौन से कंडीशन में वो रस्टिंग आ जाती है, तो उसी को हम जानने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करेंगे. ओके, तो उसी को एक्सप्लोर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम जानेंगे, ठीक है, कि कौन से कंडीशन में, मतलब एक्सपोजर एयर एंड वाटर में होता है या फिर सिर्फ एयर में होता है या फिर सिर्फ वाटर में होता है. तो ये चीज़ हम जानेंगे. तो बी केयरफुल बाय हैंडलिंग आयरन नेल्स. तो यहाँ पे कुछ आयरन के कील लेंगे, ठीक है, कील लेंगे. तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको केयरफुल होना है जब आप आयरन नेल्स लोगे. और जब आयरन नेल्स लोगे ना तो नए वाले, थोड़े चमकदार वाले, शाइनिंग वाले आपको लेने हैं. ठीक है, फ्यू शाइनिंग्स वाले आयरन नेल लेने हैं. अगर आप ओल्ड आयरन नेल ले रहे हो, मतलब पुरानी कील ले रहे हो, तो क्या करना, आप ये श्योर करना कि जो ब्राउन डिपॉजिट्स है, क्योंकि पुराने में तो ज़्यादातर जंग लगी होती है ना, ब्राउनिश कलर से होती है, तो उनको क्या करना, आपको उसको साफ़ करना, उनको स्क्रब करके साफ़ करना. किसकी मदद से, पीस ऑफ सैंडल पेपर से. ठीक है, सैंड पेपर से, नॉट सैंडल पेपर, सैंड पेपर से. तो आपको इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या चाहिए, कुछ कील चाहिए. अगर हो सके तो नई वाली कील, शाइनिंग वाली कील. ठीक है, और इसके साथ आपको 3 ग्लास जार चाहिए ऐसे. ठीक है, ग्लास बॉटल्स चाहिए या फिर जार चाहिए जिसको आप क्या कर सके, ढक्कन लगा सके, जिसका लीड हो. ओके, और एक थ्रेड चाहिए और कुछ सिलिका जेल भी चाहिए. आगे हम देखते हैं, ठीक है, एक एक करके. तो टेक 3 क्लीन ड्राई ग्लास बॉटल. देखिए, ग्लास बॉटल लेना है आपको. ठीक है, ग्लास बॉटल और टेस्ट ट्यूब, ये आप टेस्ट ट्यूब में भी कर सकते हो, विथ टाइट फिटिंग कैप्स, मतलब इसके कैप होने चाहिए जो टाइट हो. ठीक है, या फिर स्टॉपर्स हो, मतलब कुछ आप ढक सके इसको. तो लेवल देम A, B एंड C. तो इस तरीके से 3 जार यहाँ पे A, B और ये तीसरा वाला है C. ओके, इस तरीके से हमने 3 जार ले लिए. और सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक 3 आयरन नेल्स एंड टाई ईच आयरन नेल विद अ थ्रेड. तो हमें 3 कील लेनी है और तीनों कीलों में क्या करना है, छोटी सी थ्रेड से उसको बांध देना है, धागे से उसको बांध देना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ना इसके अंदर. और उसके बाद क्या करना है, एक सबसे पहले जो बॉटल A वाला है, ठीक है, जो ग्लास A वाला है, उसमें क्या करेंगे, प्लेस 1 आयरन नेल एंड सम सिलिका जेल इन द ग्लास बॉटल A, टाइटन द कैप और स्टॉपर. तो इसके बाद आपको ये कील लेना है, यहाँ पे कुछ सिलिका जेल डालना है. सिलिका जेल क्यों डालना है, ताकि वो एयर ड्राई हो सके. ठीक है, अंदर. और उसको आप अच्छे से यहाँ पे क्या करना है, आपको टाइट कर देना है उसको. ठीक है, अब सिलिका जेल क्यों ले रहे थे, यहाँ पे रीज़न भी दिया हुआ है. सिलिका जेल मेक्स द एयर ड्राई. देखो, सिलिका जेल क्या होता है, जो आप जब हम कुछ नई चीज़ें लेके आते हैं, स्पेशली मेडिसिन के अंदर, जो छोटी सी एक वाइट कलर की ऐसे कुछ पाउच में होती है ना, या फिर आप जब नए शूज़ खरीदते हैं उसके अंदर एक छोटा सा वाइट पाउच होता है जिसमें सिलिका जेल लिखा होता है. वो यहाँ पे क्यों रखा होता है, ताकि वो आपकी जो चीज़ें हैं वो ड्राई रह सके. मेडिसिन वगैरह जैसे कि मॉइस्चर ना घुसे, उसमें एयर ना घुसे. अगर एयर घुस भी गया तो क्या कर सकता है, ये ड्राई कर देता है. ठीक है,
तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या क्या किया, एक सिलिका, एक नेल लिया, ठीक है, मतलब कील ली जिसको हमने धागे से बांध दिया, ठीक है, धागे को यहाँ पे बाहर ऐसे रख दिया और उसके बाद क्या किया हमने यहाँ पे कुछ सिलिका जेल यहाँ पे डाल दी। अब सिलिका जेल क्यों ली, ताकि एयर जो है वो ड्राई हो सके, ठीक है। देखो ये सिलिका इट इज़ अ सब्सटेंस दैट इज़ यूज्ड इन स्मॉल पाउचेस in some medicine bottles, water bottles, shoe box etc. to keep them dry। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि छोटा सा एक पाउच आता है मेडिसिन के साथ या फिर शू बॉक्स के साथ या फिर आपके वाटर बॉटल के साथ, फिर कुछ भी आप जब नई चीज़ खरीदते हो जिसमें आपको उसको ड्राई करके रखना हो तो उसमें क्या होता है, सिलिका जेल आता है साथ में, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे लेना है और उसके बाद क्या करना है, प्लेस वन दूसरे में, ठीक है। ग्लास बॉटल बी के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। 1 आयरन नेल इन द ग्लास बॉटल बी, पोर फ्रेशली बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर, मतलब आपको ठंडा पानी और गर्म पानी दोनों लेने हैं। यहाँ पे पानी लेना है, यहाँ पे पानी हमने नहीं लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, वाटर भी लिया है, ठीक है। और टू रिमूव डिजॉल्व्ड गैसेस, तो जो वहाँ पे जो जितने भी गैसेस है बॉटल के अंदर, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए। इनटू इट द आयरन नेल्स एंड कम्प्लीटली डिप्ड इन इट, तो उसके बाद क्या करना है, आयरन नेल को कम्प्लीटली यहाँ पे मतलब पानी के अंदर कम्प्लीटली आपने क्या करना है, डिप कर देना है। जैसे कि यहाँ पे देखो यहाँ तक पानी है ना, और आयरन नेल जो आपकी जो कील है आपने जो ली है, आयरन नेल ली है, उसको क्या करना है, कम्प्लीटली वहाँ पे अंदर डुबो देना है। ओके, नाउ pour some oil to form a layer over the surface of the water. The layer of the oil on the surface of the water prevents the air from dissolving in the water. Cap the glass bottle tightly. अब यहाँ पे आपने क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल लेना है यहाँ पे, ठीक है। अब ऑयल क्यों ले रहे हैं, ताकि जो एयर है वहाँ पे प्रिवेंट हो सके डिजोल्व होने में, ठीक है, वाटर में। तो उसके बाद हमें क्या करना है, इसको भी हमें ढक्कन लगा देना है टाइटली। अब तीसरा में देखो, तीसरे में क्या है, ढक्कन नहीं लगा हुआ है ना। अब यहाँ पे देखो, प्लेस 1 आयरन नेल इन द ग्लास बॉटल सी एंड पोर सम वाटर सो दैट द आयरन नेल इज पार्शियली डिप मतलब आधा। देखो यहाँ पे आपको पानी इस तरीके से लेना है कि ये आधा अंदर रहे और आधा कहाँ पे रहे, कंटेक्ट ऑफ एयर में, क्योंकि एयर है यहाँ पे। हमने क्या किया, लीड को भी हमने ओपन किया है ना, हमने बंद नहीं किया है। तो कीप दिस ग्लास बॉटल अनस्टॉपर्ड, मतलब यहाँ पे इसको ढक्कन नहीं लगानी है इसकी, ठीक है। और दिस अलाउज द आयरन नेल टू कम इन टू कंटेक्ट विद बोथ वाटर एंड एयर एज शोन इन फिगर 4.4c। तो इस तरीके से क्या होगा, ये आधा पानी में हो गया और आधा एयर में हो गया, तो ये दोनों के कंटेक्ट में आ गया ना, एयर और वाटर के। अब यहाँ पे देखो सिर्फ वाटर के कंटेक्ट में है और यहाँ पे सिर्फ किसके कंटेक्ट में, मतलब सिर्फ एयर के कंटेक्ट में है कि नहीं। तो यहाँ पे हम देखेंगे इन 3 कंडीशन में कि कौन से कंडीशन में यहाँ पे रस्टिंग आती है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, प्लेस all the glass bottles undisturbed at room temperature and observe the changes for 8 to 10 days। तो 8 से 10 दिनों बाद, ठीक है, आपको ऐसे करके रखना है इसको। उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है, इसको हिलाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, एक जगह रख देना है रूम टेम्परेचर में, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर में। उसके बाद आपको 10 दिन बाद इसको देखना है जाके। तो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3। हम मान लेते हैं कि हमने ये एक्सपेरिमेंट कर लिया है और 10 दिन बाद हम इसको खोल के देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने पहले यहाँ पे फिल कर दिया है। अब देखो ग्लास बोतल, यहाँ पे 3 ग्लास बोतल थी ABC, है कि नहीं। अब प्रेजेंस ऑफ वाटर, फर्स्ट में वाटर नहीं था, नो, तो इन्होंने नो दिया हुआ है। अब प्रेजेंस ऑफ एयर, वहाँ पे एयर था। तो ऑब्जर्वेशन क्या निकला हमारा, नो ब्राउन डिपॉजिट फॉर्म, मतलब यहाँ पे रस्टिंग नहीं हुई। सिर्फ एयर के कंटेक्ट में क्या हुआ, यहाँ पे रस्टिंग नहीं होती, ये प्रूफ्ड हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है प्रेजेंस ऑफ वाटर, यहाँ पे वाटर था, है कि नहीं। अब एयर यहाँ पे नहीं था, है कि नहीं, क्योंकि हमने ऑयल भी ऊपर से रख दिया था ऊपर, ताकि वो जो एयर है वो डिजॉल्व ना हो सके, है ना। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, नो ब्राउन डिपॉजिट, मतलब सिर्फ वाटर के कंटेक्ट में भी क्या होता है, मतलब रस्टिंग नहीं होती है, ठीक है। अब जो लास्ट वाले में हमने क्या किया था, वाटर भी था वहाँ पे और प्रेजेंस ऑफ एयर भी था, है कि नहीं। अच्छा यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ एयर ये यस होगा, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एयर, क्योंकि यहाँ पे एयर था ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्राउन डिपॉजिट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका ऑब्जर्वेशन ब्राउन डिपॉजिट हो गया, है कि नहीं, मतलब यहाँ पे रस्टिंग आ गया, ठीक है। अब देखो इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे देखेंगे। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, तो हमने यहाँ पे क्या कंक्लूड किया, इट इज़ ऑब्जर्व इन ग्लास बोतल A एंड B दैट आयरन नेल्स डू नॉट शो एनी ब्राउन डिपॉजिट। तो वही हमने लिखा ना, कोई ब्राउन डिपॉजिट नहीं था। तो व्हाट डज दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दिस इंडिकेट दैट ब्राउन डिपॉजिट्स और डिसकलरेशन ऑन द आयरन नेल्स डू नॉट डेवलप व्हेन द आयरन नेल इज केप्ट in dry air alone bottle A or water alone bottle B. However, in glass bottle C, the iron nail shows the presence of brown deposit. This indicates that the presence of both water and air, देखो दोनों था ना, तो water and air is essential for these deposit to develop। मतलब सिर्फ आप जब एयर के अंदर रखते हो
तो भी मतलब कोई ब्राउन डिपॉजिट नहीं आएगी। सिर्फ वाटर के अंदर रखते हो तो भी कोई डिस्कलरेशन या फिर कोई ब्राउन डिपॉजिट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब आपको जंग नहीं लगेगी, रस्टिंग नहीं लगेगी। लेकिन सी के केस में हमने क्या किया था, सी के केस में हमने क्या किया था, देखो सी के केस में यहाँ पे बोथ एयर और वाटर, ढक्कन भी हमने खुला छोड़ दिया था, तो एयर एंड वाटर दोनों था यहाँ पे, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो मैं इसको पहले ठीक कर लेती हूँ, ये नो हट जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर यस, ये यस आएगा, ठीक है, क्योंकि बोथ एयर एंड वाटर वहाँ पे प्रेजेंट था, है कि नहीं। तो उसी केस में ब्राउन डिपॉजिट हुआ, तो इसका मतलब क्या है, दोनों एयर और वाटर दोनों ज़रूरी है, एसेंशियल है रस्टिंग के लिए, मतलब एयर और वाटर दोनों का प्रेजेंस होना ज़रूरी है, ठीक है, रस्टिंग के लिए। सिर्फ एयर में भी कोई रस्टिंग नहीं होगी, सिर्फ वाटर में भी कोई रस्टिंग नहीं होगी। आपको समझ आया ना। दस मॉइस्ट एयर इज़ रिस्पॉन्सिबल, मॉइस्ट एयर मतलब देखो हवा में जो मॉइस्ट मतलब जो हल्का सा पानी भी होता है, वाटर वेपर जो होता है ना, वेपर जो गीला एयर हम बोलते हैं जिसको, ठीक है। मॉइस्ट एयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्राउन डिपॉजिट ऑन ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन। मतलब देखो अब हवा में देखो पानी तो है ना, वाटर वेपर भी थोड़ा सा प्रेजेंट होता है कि नहीं, वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे एयर, ठीक है, जो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉइस्ट एयर, ठीक है, ये ही रिस्पॉन्सिबल है ये जंग लगने के लिए। स्पेशली ये रेनी सीजन में ज़्यादा होता है, क्योंकि अब क्या होता है, देखो ह्यूमिडिटी भी इतनी ज़्यादा बढ़ रखी है, तो एयर में क्या है, बहुत सारा पानी है कि नहीं, तो मॉइस्चर बहुत है ना अभी, तो क्या होता है अभी इस सीज़न में क्या होता है, ज़्यादा जंग भी लगती है, ज़्यादा रस्टिंग होती है। अब ये दीज ब्राउन डिपॉजिट इज़ कॉल्ड रस्ट, ये जो ब्राउन डिपॉजिट है इसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। तो जहाँ पे रस्ट आ जाते हैं मतलब जंग लग जाते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स में जो आयरन के बने हुए, जो लोहे के बने हुए, उसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग। आपको समझ आ गया ना। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। और यस, अभी तक आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब चलो दूसरा देखते हैं। मेनी अदर मेटल्स ऑल्सो एग्जिबिट डिसकलरेशन व्हेन कीप्ड ओपन इन दी एटमॉस्फेयर। ऐसे बहुत सारे बाकी मेटल्स भी है, ठीक है, जिसमें क्या आ जाता है, डिसकलरेशन, मतलब थोड़ा सा उसका कलर, रंग उतर जाता है। जैसे कि आप देखते हो, जैसे कि कॉपर वाला, ठीक है, जो हमारे मंदिर में होते हैं ना, पूजा वगैरह करने के लिए जो यूज़ करते हैं, जो कॉपर के बर्तन, जो तांबे की बर्तन होते हैं, उनमें कैसे ब्लैक ब्लैक से हो जाती है अगर हम उसको टाइम टू टाइम साफ़ नहीं करते, है कि नहीं। अगर ज़्यादा दिन तक साफ़ नहीं करते तो लाल, ग्रीन, ब्लैक कलर ऐसा हो जाता है कि नहीं। अगर हम उसको साफ़ करते तो क्या होता है, फिर से दोबारा वो चमकने लगता है। तो इस तरीके से ये क्यों होता है, ये क्योंकि ये एयर के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो Have you ever noticed the formation of green coating on the surface of copper objects or black coating on the surface of silver objects? देखो कॉपर ऑब्जेक्ट्स में ज़्यादातर ग्रीनिश कोटिंग होती है, ठीक है, और ग्रीनिश या फिर रेडिश कोटिंग होती है। और सिल्वर में क्या होती है, ब्लैक कोटिंग होती है, ब्लैक कलर की कोटिंग सिल्वर में, ठीक है। चांदी में देखना, अगर आपके मम्मी ने कोई ऐसे पुरानी चांदी की चीज़ पहनी हुई है या रिंग पहनी हुई है या फिर पायल पहनी हुई है, तो उसको आप एक बार खोल के ऑब्जर्व करना, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा ना ब्लैकिश हुआ होगा। जब नया होता है तो बिल्कुल वाइट होता है ना, वो बिल्कुल चमकता है। लेकिन जैसे जैसे हम उसको यूज़ करते जाते हैं तो क्या होता है, वो थोड़ा सा पुराना हो जाता है, वहाँ पे थोड़ा सा ब्लैकिश, थोड़ा सा ब्लैक कलर का वो कंपोनेंट्स वहाँ पे फॉर्म होने लगते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के साथ जब रिएक्ट होता है, ठीक है। तो ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल सर्फेसेस कॉज्ड बाय एयर, धीरे धीरे जो मेटल्स जो होता है ना, हमारे जो मेटल सरफेस है वो जब ख़राब होते हैं, डिटेरियोरेशन मतलब जब ख़राब होते हैं, ठीक है, बाय किस किस के कारण, कॉज्ड बाय एयर, वाटर और अदर सब्सटेंसेस कॉल्ड कोरोशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोरोशन। जो धीरे धीरे जो मेटल सरफेस ख़राब होती है एयर के कारण, वाटर के कारण, ठीक है, या फिर बाकी जो अदर सब्सटेंस हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोशन बोलते हैं। एक तो आपको क्या पता चला, रस्टिंग के बारे में पता चला, और दूसरा क्या है, कोरोशन, मतलब जो खराब होता है धीरे धीरे जो मेटल सरफेस, किसके कारण, एयर और वाटर के कारण, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोशन। ओके, अब देखो हमने रस्टिंग के बारे में तो जान लिया और कोरोशन के बारे में भी जान लिया। तो यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई है, ठीक है। देखो, डू यू नो दैट रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ सीरियस प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। जो ये आयरन रस्ट होता है ना, ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है, ठीक है। एवरी ईयर, क्यों, देखो एवरी ईयर एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी, मतलब बहुत सारा मनी, बहुत सारा पैसा, ठीक है, इज़ स्पेंड टू रिप्लेस और रिपेयर आयरन स्ट्रक्चर डैमेज ड्यू टू रस्टिंग। तो देखो बहुत सारा पैसा लग जाता है, जिसमें क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है, फिर रिपेयर करना पड़ता है ऐसे स्ट्रक्चर जो कि आयरन की बनी हुई है, और उसमें क्या हो जाते हैं, रस्टिंग लग जाता है। ओके, जैसे कि हमने घरों में भी देखो, आपकी खिड़की में है कि नहीं, आपके जो खिड़की में वो जो ग्रिल लगी होती है लोहे की होती है,
है कि नहीं। तो उसमें हमने देखो देखो उसमें अगर हम टाइम टू टाइम उसमें पेंट ना करें, उसको साफ़ सफाई नहीं करें तो क्या हो जाता है, वो भी जंग लग जाएगा, है कि नहीं। तो उसमें हम पेंट वगैरह करते हैं, है कि नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं। अब देखो ऊपर से हमने जब थोड़ा सा पेंट कर लिया है, फिर ऑयलिंग कर लिया, ग्रीजिंग कर लिया, मतलब एक लेयर वहाँ पे लगा लिया, है कि नहीं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, उसी को अगर हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग को भी। ठीक है, जैसे कि हमने, आप देखना आपके घर में जो खिड़की, अगर वो इसमें ग्रिल है, लोहे की ग्रिल है, ठीक है, या फिर आपकी जो खिड़की के फ्रेम वगैरह में, या फिर कहीं भी देखो घर में बहुत सारे जगह लोहे की चीज़, लोहे मतलब लोहा यूज़ होता है कि नहीं। तो वहाँ पे अगर हमने ऑयलिंग नहीं की या फिर पेंटिंग नहीं की टाइम टू टाइम, अब दरवाज़ा भी बहुत, देखो जो हमारे दरवाज़ा होते हैं, अगर बहुत साल तक हमने वहाँ पे साइड में जो लगी होती है उसकी वहाँ पे अगर हमने ऑयलिंग नहीं की तो वो ऐसी आवाज़ आती है ना, कू 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 ऐसी आवाज़ आती है, ची ची वाली आवाज़ आती है कि नहीं। तो अगर हम जब ऑयलिंग करते तो फिर वो नहीं आती, क्यों, क्योंकि हमने उसमें ग्रीसिंग कर लिया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। Okay, the rusting of iron can be prevented by several methods such as painting, oiling, greasing and applying of protective layer of zinc metal. ठीक है, हम जब जिंक मेटल उसमें डालते हैं ऑन आयरन, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। वी विल लर्न अबाउट दिस इन आवर हायर ग्रेड्स। इसके बारे में हम और डिटेल में हम क्या करेंगे जब आपके हायर क्लासेस में हम और पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक फैसिनेटिंग फैक्ट दिया हुआ है, देखो यहाँ पे एक आपको दिख रहा है ना, एक पिलर दिख रहा है, आयरन पिलर। तो ये कहाँ पे, ये दिल्ली में है। ठीक है, तो इसमें आप हमें क्या जानने को मिलेगा, द वंडर ऑफ एंशियंट इंडियन मेटलर्जी। ठीक है, मेटलर्जी मतलब जो मेटल से रिलेटेड वर्क होती है। ठीक है, मेटल से रिलेटेड वर्क होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ और नई चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो, द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली वॉज मेड इन द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त II मोर देन 1600 ईयर्स अगो। देखो ये 1600 साल पुराना ये आयरन पिलर है। ठीक है, किसके टाइम में बना था, चंद्रगुप्त II के टाइम में। ठीक है, तो इट इज़ अबाउट 8 मीटर हाई एंड वेट मोर देन 6000 किलोग्राम। देखो इसका जो हाइट है ये 8 मीटर्स है। ठीक है, और इसका जो वेट है कितना है, 6000 किलोग्राम्स है। तो वॉज इट इंटरेस्टिंग अबाउट दिस आयरन पिलर इज़ दैट, यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या इस आयरन पिलर के बारे में कि इतने साल हो गए, ऑल दीज ईयर ऑफ फेसिंग विंड, रेनफॉल एंड इंटेंस वेदर, इट हैज़ बियरली एनी रस्ट। मतलब यहाँ पे बहुत ही कम रस्टिंग लगी हुई। क्यों, क्योंकि इसको इस तरीके से बनाया गया था कि उसमें रस्ट ना लगे, मतलब इस पर अच्छी सी कोटिंग की गई होगी, जिंक मेटल की कोटिंग की गई होगी अच्छे से। मतलब ये क्या दर्शाता है कि एंशियंट इंडिया में, ठीक है, एंशियंट इंडिया में कितना ज़्यादा मतलब कितना ज़्यादा डेवलपमेंट आ चुका था मेटल को लेके, आयरन को लेके। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स इट हैज़ बीन मेड इन अ वे इट इज़ रेजिस्ट रस्टिंग, मतलब रस्टिंग को प्रिवेंट करने के हिसाब से इसको बनाया गया था तब के टाइम में। ठीक है, तो ये क्या बताता है, दिस टेल अस अबाउट द स्किल दैट वर डेवलप्ड इन मेटल टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो ये हमारे जो मेटल टेक्नोलॉजी में जो स्किल है, ठीक है, उसके बारे में ये दर्शाता है इंडिया का। ओके, तो ये एक फैसिनेटिंग फैक्ट था। अब यहाँ पे अब बाकी देखते हैं। ठीक है, हमने आयरन का हमने देख लिया, है कि नहीं। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन अदर मेटल्स। अब बाकी मेटल्स में हम देखते हैं, ठीक है, इफेक्ट ऑफ एयर और वाटर दोनों। तो यहाँ पे एक इसके लिए क्या है, फिर एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, यहाँ पे इसको कर लेते हैं। द टीचर में डेमॉन्स्ट्रेट दिस एक्टिविटी। यहाँ पे क्या करना है, टीचर को क्या करना है, डेमॉन्स्ट्रेट करना है, आपको बस सुनना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक प्रोटेक्टिव ग्लास मतलब आई ग्लासेस भी आपको डालना है। ठीक है, और थोड़ा सा डिस्टेंस लेके वहाँ पे खड़ा होना है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस मैग्नीशियम रिबन को यहाँ पे बर्न करेंगे। तो बर्न करने के बाद क्या होता है, वो गैस आता है। ठीक है, जो गैस होता है थोड़ा सा पॉइजनस होता है इनहेल करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए तो टेक अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग्स, क्लीन इट बाय रबिंग विद अ पीस ऑफ सैंड पेपर। हम एक यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन लेंगे, 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, छोटा सा, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं होता ना, 3 से 4 सेंटीमीटर। उसके बाद उसको क्लीन करेंगे किससे, सैंड पेपर से। उसके बाद होल्ड इट विद द पेयर ऑफ टोंग्स, मतलब यहाँ पे चिमटे की मदद से उसको हम होल्ड करेंगे और इग्नाइट द अदर एंड यूजिंग ए स्पिरिट लैम्प और कैंडल। तो यहाँ पे कैंडल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर स्पिरिट लैम्प भी, ऐसे इस तरीके से होता है। ठीक है, तो आपके लैब में आपने देखा होगा। तो उसके बाद उसके साथ आपको क्या चाहिए, एक यहाँ पे एक वॉच ग्लास भी है कि नहीं। तो यहाँ पे एक वॉच ग्लास भी आपको रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक साइड से इसको बर्न कर देना है। ठीक है,
लेट द मैग्नीशियम रिबन बर्न, उसके बाद इसको हमें जला देंगे, उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू अ वाइट पाउडर। देखो यहाँ पे कैसे वाइट कलर, येलो, जैसे हम नॉर्मली क्या होता है कुछ बर्न करते हैं तो येलो कलर की होती है ना, तो यहाँ पे क्या है वाइट कलर की फ्लेम के साथ ये बर्न कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, बर्न होने के बाद ये वाइट पाउडर में डिजोल्व हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। डिजोल्व नहीं, चेंज हो जाता है। तो उस वाइट पाउडर को हम क्या करेंगे, इस वॉच ग्लास में हम कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कलेक्ट इट ऑन अ वॉच ग्लास। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये क्या बन गया है, मैग्नीशियम रिबन था पहले, अब ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है, ठीक है। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। अब ये ऑक्साइड कैसे बन गया, बर्न करने के बाद, ये रिएक्शन के बाद, ठीक है, जो एयर में, ठीक है, एयर के साथ रिएक्शन होने के बाद, जो एयर में किस चीज़ की प्रेजेंट है, देखो ऑक्सीजन है ना एयर में, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट के कारण ये क्या हुआ, हो गया है, मैग्नीशियम रिबन से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसकी नेचर को चेक करेंगे, ठीक है। एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वार्म वाटर टू दिस वाइट पाउडर, स्टीर इट वेल एंड चेक इट्स नेचर। अब थोड़ा सा पानी, ठीक है, वार्म वाटर, थोड़ा सा कुछ ड्रॉप्स यहाँ पे, कुछ बूंदे यहाँ पे हम डालेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि इसका नेचर कैसा है। तो आपको याद है ना जो अपने चैप्टर क्या था, एसिड, बेसिक और न्यूट्रल, है कि नहीं, उसमें हमने कैसे इंडिकेटर से हमने क्या किया था कि नेचर हम चेक करते थे मटेरियल्स का है कि नहीं, तो वैसे वैसे हम क्या करेंगे यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। तो व्हाट इफेक्ट डज दिस सॉल्यूशन हैव ऑन ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। यहाँ पे देखो ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही है और रेड लिटमस पेपर ब्लू हो गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मतलब ये बेसिक है कि नहीं। यू वुड ऑब्जर्व दैट इट चेंजेस द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, हैंस इट इज़ बेसिक इन नेचर। जनरली ऑक्साइड ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, मतलब जो मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो होते हैं बेसिक इन नेचर, मतलब वो हमेशा बेसिक होते, एसिडिक नहीं होते। और यहाँ पे हम जब नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे तो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड क्या होते, वो एसिडिक होते। तो आगे हम वही करेंगे, ठीक है। दूसरा जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो मैग्नीशियम रिबन था वो ऑक्साइड में चेंज हुआ, किसके कारण, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के कारण, एयर के साथ जब उसने रिएक्ट किया, है कि नहीं। उसके बाद वो क्या हुआ, वाइट पाउडर में वो बदल गया, और उस वाइट पाउडर को हमने चेक किया, उसके नेचर हमने चेक किया थोड़ा सा वार्म वाटर डाल के, तो हमें क्या पता चला, वो बेसिक इन नेचर है कि नहीं। आपको समझ आ गया ना। We will discuss this burning of magnesium ribbon further in the chapter changes around us physical and chemical। तो आपका जो यहाँ पे चैप्टर आएगा, ठीक है, इसी क्लास में फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है, तो वहाँ पे हम इसको और इसी एक्सपेरिमेंट को और डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। अभी के लिए आपको क्या जानना है, मैग्नीशियम रिबन जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है बिकॉज ऑफ द रिएक्शन, उसका किसके साथ रिएक्ट करने के कारण, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और इसका नेचर क्या है, बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है यहाँ पे। अब देखो, डू यू नो दैट सोडियम इज़ अ मेटल। हमने देखा था ना सोडियम भी मेटल है कि नहीं, लेकिन इसको हम कहाँ पे स्टोर करते हैं, विच इज स्टोर्ड इन कैरोसिन। क्यों, बिकॉज इट रिएक्ट्स विगरसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर, क्योंकि इसकी रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन और वाटर के साथ, तो इसको हम कैरोसिन के साथ डाल के रखते हैं, ठीक है। अ लॉट ऑफ हीट इज़ जनरेटेड इन द रिएक्शन। अब जब ये रिएक्शन होता है बहुत सारा हीट जनरेट होता है, तो स्टोरिंग सोडियम इन केरोसिन प्रिवेंट्स इट्स एक्सपोजर टू मॉइस्चर एंड एयर। तो इस तरीके से जब हम केरोसिन में इसको स्टोर करते हैं तो क्या होता है, ये प्रिवेंट करता है, ठीक है, मतलब मॉइस्चर और एयर में रिएक्ट करने से प्रिवेंट होता है। कैन यू प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ इट्स ऑक्साइड। अब इसका नेचर क्या होगा ऑक्साइड का, क्योंकि एक तो मेटल है तो इसका नेचर क्या होगा, बेसिक, ठीक है, क्योंकि मेटल का जनरली क्या होता है, ऑक्साइड जो होता है बेसिक इन नेचर होता है, ओके। अब लेट अस नाउ डिस्कस सम सब्सटेंस दैट डू नॉट बिहेव लाइक मेटल्स। अब कुछ ऐसे सब्सटेंस के बारे में हम बात करेंगे जो मेटल्स की तरह बिहेव नहीं करते हैं, ठीक है, किसमें, एयर और वाटर के प्रेजेंट में, ठीक है। सब्सटेंस दैट बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम मेटल्स इन एयर एंड वाटर। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अब एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। जो सब्सटेंस तो थोड़े से अलगली बिहेव करते हैं मेटल जैसे बिहेव नहीं करते इन एयर एंड वाटर, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। तो द टीचर में डिमॉन्स्ट्रेट दिस एक्टिविटी। अब देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे जब इसको हम बर्न करेंगे, ठीक है, सल्फ़र को हम बर्न करेंगे तो उसके बाद क्या होता है, एक गैस आती है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा हार्मफुल होता है जब हम इनहेल करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें क्वेश्चन रहना होता है, ओके। और यहाँ पे क्या करेंगे, इस एक्सपेरिमेंट को ऐसी जगह करना है वहाँ जहाँ पे वेल वेंटिलेटेड हो, ठीक है, मतलब खुला हो, वहाँ पे बंद कमरे में हम इसको नहीं कर सकते, ओके। तो टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर, यहाँ पे क्या करेंगे, सल्फर ले रहे हैं, पाउडर्ड सल्फर इन अ डीफ्लेग्रेटिंग स्पून।
तो डीफ्लेग्रेटिंग स्पून मतलब कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है जो जिसके हैंडल काफ़ी लंबे होते हैं, ठीक है। लॉन्ग हैंडल्ड मेटल स्पून यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट टू सेफली हीट एंड बर्न सब्सटेंसेस। तो इस तरीके हम लॉन्ग हैंडल क्यों यूज़ करें, ताकि हमारा हाथ ना जले, और जब लॉन्ग होता है तो हमारे हाथ तक वो हीट जल्दी पहुंचती भी नहीं है ना, तो इसीलिए, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा स्पून नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, एक मेटल वायर लेके अब जो हमारा कैप होता है, जो मेटलिक कैप होता है, ठीक है, बॉटल के जो कैप्स वगैरह आते हैं ना, उसको हम लेके हम यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, हम इसको हीट करेंगे ऑन अ फ्लेम, एंड एज सुन एज द सल्फर स्टार्ट बर्निंग, जब जो सल्फर बर्न करना स्टार्ट हो जाता है उसको हम क्या करेंगे, एक ग्लास जार के अंदर डाल देंगे, ठीक है। इंट्रोड्यूस द डीफ्लेग्रेटिंग स्पून इनटू अ ग्लास जार और ग्लास टम्बलर। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो जल्दी से हम क्या करेंगे, जैसे ही सल्फर बर्न होना स्टार्ट हो जाता है इसको हम अंदर डाल देंगे, ठीक है, ग्लास टम्बलर के अंदर या फिर ग्लास जार के अंदर हम डाल देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कवर कर देंगे उसको, ठीक है, कवर द ग्लास जार और ग्लास टम्बलर विद अ लिड टू एंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप, जो गैस है जो अंदर ही रहे, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, कवर कर देंगे। समझ आ गया ना। सल्फर को हम क्या करेंगे, इस तरीके के स्पून में हम लेंगे, उसको थोड़ा सा बर्न करेंगे, जैसे वो जलने लगेगा जल्दी से हम इसके ग्लास के अंदर डाल देंगे और जल्दी से इसका कैप को बंद कर देंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, रिमूव द लीड आफ्टर 3 to 4 मिनट्स एंड टेक आउट द डीफ्लेग्रेटिंग स्पून। उसके बाद क्या करेंगे, 3 से 4 मिनट बाद हम उसको क्या करेंगे, स्पून को हम निकालेंगे, ठीक है। उस स्पून में हम क्या करेंगे, अब एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द ग्लास जार, क्विकली प्लेस द लीड बैक एंड शेक इट सो दैट द गैस डिजोल्व। तो उसके बाद जल्दी से यहाँ पे थोड़ा सा पानी लेंगे स्पून में निकाल के, ठीक है, इसी स्पून को निकाल के उसके बाद जल्दी से हम फिर क्या करेंगे, उसी ग्लास जार के अंदर डाल देंगे और उसको फिर अच्छे से हिला लेंगे ताकि जो गैस है सारा डिजोल्व हो जाए। उसके बाद क्या करेंगे, अगेन रिकॉल द चैप्टर एक्सप्लोरिंग सब्सटेंस, जो हमने एसिडिक, नेचुरल वो वाला किया था ना, बेसिक और न्यूट्रल के बारे में। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, इंडिकेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। यूजिंग एन एसिड बेस इंडिकेटर चेक वेदर द सोल्यूशन ऑब्टेन्ड आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर टू गैस जार इज एसिडिक और बेसिक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमने पहले भी किया था ना मैग्नीशियम रिबन में, उसका नेचर चेक किया था क्योंकि वो ऑक्साइड बन जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे ये सल्फ़र का, ठीक है, सल्फ़र ऑक्साइड जो बन गया है यहाँ पे, वो उसका नेचर क्या है उसका हम देखेंगे, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो यहाँ पे देखते हैं अब ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर लेके। अब देखो यहाँ पे इस फिगर से आपको पता लग रहा होगा ना, जो ब्लू है वो रेड बन गया, मतलब एसिडिक है कि नहीं। तो यू वुड ऑब्जर्व दैट इट इज़ एसिडिक इन नेचर। देखो ब्लू पेपर जो है रेड हो गया, रेड ही है, मतलब एसिडिक हो गया, है कि नहीं। तो ऑन बर्निंग सल्फर इन एयर, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म। जो वो गैस फॉर्म होता है उसमें क्या होता है, उसका क्या नाम है, सल्फर डाइऑक्साइड। इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लिएगा, ठीक है। तो जब हम सल्फ़र को एयर में बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होता है, ठीक है। और ऑन डिजोल्विंग सल्फर डाइऑक्साइड गैस इनटू वाटर, उसके बाद हमने क्या किया था, वाटर में हमने थोड़ा सा ऐड किया था ना, वो क्या बन जाता है, सल्फ्यूरस एसिड इज फॉर्म, ठीक है। अब डज सल्फर बिहेव इन वाटर द सेम वे मेटल्स डू। तो सल्फ़र सेम वे बिहेव करता है जैसे कि मेटल्स करता है। तो इसी को हम पता लगाने के लिए आगे और एक यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो इसी में हम क्या करेंगे, अब टेक सम सल्फ़र पाउडर इन अ ग्लास टम्बलर। अब फिर से सल्फ़र पाउडर को हम क्या करेंगे, ग्लास टम्बलर में लेंगे। एड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, थोड़ा सा वाटर वहाँ पे डालेंगे। इसके बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे हम नोटिस करेंगे देयर इज़ नो रिएक्शन व्हेन सल्फ़र इज़ प्लेस्ड इन वाटर। तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं आता है, मतलब ये डिफरेंटली बिहेव कर रहा है कि नहीं। तो सब्सटेंस लाइक सल्फर एंड फॉस्फोरस बिहेव डिफरेंटली विद एयर एंड वाटर देन मेटल्स। तो सल्फर और फॉस्फोरस जो है ये अलग डिफरेंट बिहेव करते हैं, ठीक है, एयर और मेटल में, सॉरी एयर और वाटर में। मेटल जैसे अलग बिहेव करते हैं, ठीक है, अलग उनका रिएक्शन होता है, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं है, ओके। तो फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर एज इट कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक एयर। अब देखो फॉस्फोरस को भी हम क्या करते हैं, किस में हम स्टोर करते हैं, वाटर में स्टोर करते हैं। क्यों, ताकि वो अगर वो अब हम एक्सपोज करते हैं एटमॉस्फेरिक एयर में तो क्या हो जाता है, वहाँ पे आग लग जाती है, ठीक है। तो इसीलिए तो दीज सब्सटेंस आर यूजुअली सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस। तो ये जो सब्सटेंस है सल्फर और फॉस्फोरस की जो हम बात कर रही है, सॉफ्ट और डल होते हैं अपीयरेंस में। तो दे आर नाइडर मेलिएबल नॉर डक्टाइल एंड दे आर नॉट सोनोरस। अब देखो ये किसकी प्रॉपर्टी है, मेटल की, मतलब क्या हुआ, ये नॉन मेटल है, ठीक है। ये मेलिएबल भी नहीं है, मतलब इसको हम शीट में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। डक्टाइल भी नहीं है, मतलब हम इसको वायर जैसे डक्टाइल
ख्याल होता है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, मेटल को वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो ये सोनोरस भी नहीं, मतलब यहाँ पे कोई रिंगिंग साउंड भी ये नहीं देता है। तो इसका मतलब क्या है। और उसके बाद ये दे आर ऑल्सो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के भी पुअर कंडक्टर है। तो मेटल तो क्या है, गुड कंडक्टर्स है कि नहीं। तो ये क्या हो गए, दीज आर कॉल्ड नन मेटल्स, ठीक है। सल्फर, फॉस्फोरस, ये सारे नन मेटल्स है। और देयर ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। अब देखो जो मैंने आपको बताया था ना पहले, मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। और नन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं, नन मेटल्स के, वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। यहाँ पे लिखा है ना, देयर ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। अब हमने मेटल का जब ऑक्साइड निकाला था मैग्नीशियम रिबन का, तो वो क्या हुआ था, मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बन गया था तो वो नेचर क्या था, उसका बेसिक था। लेकिन यहाँ पे नन मेटल्स के ऑक्साइड क्या होते हैं, ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो ये एक डिफरेंस हो गया, ठीक है, मेटल्स और नन मेटल्स में। दूसरा डिफरेंस क्या है, वो मेलिएबल नहीं है, नन मेटल्स डक्टाइल भी नहीं है, सोनरस भी नहीं है, और ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। अब सम अदर नन मेटल्स आर, अब बाकी नन मेटल्स है जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन एक्सेट्रा। दीज मस्ट नॉट बी कन्फ्यूज विद मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक, ग्लास, वुड, रबर एंड पेपर। अब देखो जो बाकी नन मेटल्स है जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ठीक है, ये सारे भी नन मेटल्स हैं। ओके, अब इनको हमें कंफ्यूज नहीं करना है किसके साथ, बाकी मटेरियल्स है जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास, वुड, जो कि हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, कंपेयर किया था ना मेटल्स और प्लास्टिक में कि कौन किस में बल्ब जलेगी या फिर किस में बल्ब नहीं जलेगी। तो इसलिए यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि इसको कंफ्यूज मत होना प्लास्टिक या फिर ग्लास या वुड या रबर या पेपर से, बाकी ये अलग मटीरियल्स है, ठीक है। तो दिस मटीरियल्स आर नॉट क्लासीफाइड एज मेटल्स और नन मेटल्स बिकॉज दे आर नॉट एलिमेंट्स। क्यों, ये जो प्लास्टिक है, रबर है, ये एलिमेंट्स नहीं है, लेकिन जो मेटल और नन मेटल है ये एलिमेंट्स का ही एक सब कैटेगरी है, सब डिवीजन है, ठीक है। तो इसी के बारे में यहाँ पे आगे दिया हुआ है डाइव डीपर में। मेटल्स एंड नन मेटल्स आर सब कैटेगरीज ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के बारे में आपने सुना होगा ना, वो एक ऐसी सब्सटेंस होती है, एलिमेंट्स इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, ठीक है, जिसको आप फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे कि एक चीज़ है, ठीक है, सब एग्जाम्पल, इसको हमने 2 टुकड़े में बांट लिया, फिर 4 में कर लिया, फिर 8 में, 6 में, 12 में, 10 में, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी ना जो इतनी छोटी सी हो जाएगी, तो हम उसको क्या करेंगे, दोबारा हम इसको तोड़ नहीं सकते ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एलिमेंट जो है मेटल्स है, ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों क्या है, सब कैटेगरी से एलिमेंट्स के बारे में। तो इसके बारे में आप क्या करोगे, अच्छे से डिटेल में आपके हायर ग्रेड्स में अच्छे से पढ़ोगे, बस यहाँ पे आपको जानकारी ही दी गई है, ठीक है। तो प्रेजेंटली हमारे पास कितनी एलिमेंट्स हैं, ऐसे 118 एलिमेंट्स आर नोन, ठीक है। तो दीज एलिमेंट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर। तो ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है सारे मैटर्स का, ठीक है। तो सम नेचुरली ऑकरिंग वाइल अदर्स आर आर्टिफिशियली मेड इन द लेबोरेटरी। तो कुछ ऐसे हैं एलिमेंट्स जो नेचुरली मिलते हैं और कुछ ऐसे हैं जो लेबोरेटरी में मतलब आर्टिफिशियली बनाया जाता है, एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। यू विल स्टडी मोर अबाउट एलिमेंट्स इन हायर ग्रेड्स। तो एलिमेंट्स के बारे में आपको क्या करना है, हायर ग्रेड्स में और पढ़ोगे। तो अभी के लिए आपको क्या जानना है, मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है एलिमेंट्स के ही एक सब कैटेगरी है, ठीक है, सब कैटेगरीज हैं। और एलिमेंट्स जो है ऐसी सब्सटेंस है जिनको हम क्या करते हैं, सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। और प्रेजेंटली ऐसे कितने एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ आपको। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा टॉपिक, आर नॉन मेटल्स एसेंशियल इन एवरीडे लाइफ। अब देखो हमने मेटल्स की बात की, अब नॉन मेटल्स एसेंशियल है या नहीं है हमारे एवरीडे लाइफ में, है, ठीक है, बिल्कुल है। तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। यू ऑफन ऑब्जर्व मैनी मेटल्स इन योर डे टू डे लाइफ बिकॉज of their distinct properties such as their lustrous nature, heat and electrical conductivity। अब देखो मेटल्स के बारे में हमने कितने यूजेस देख लिए हमारे डेली लाइफ में, थे ना। तो हमें ऐसा लग रहा है ना कि मेटल जो है काफ़ी यूज़फुल है कि नहीं। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में भी उसको यूज़ करते हैं कि नहीं, फिटिंग्स में भी यूज़ करते हैं, और उनके हाई स्ट्रेंथ के कारण वो ज़्यादा यूज़ में आते हैं। लेकिन however they should not give an impression in your mind that non metals are not important in our lives। तो इसका मतलब ये नहीं कि नॉन मेटल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉन मेटल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन के बिना तो हम लोग जी ही नहीं पाएंगे, है कि नहीं। तो वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन विच इज़ अ नॉन मेटल एंड विदाउट इट वी वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर यूजेस ऑफ ऑक्सीजन। इसके अलावा आपको बाकी यूजेस कुछ याद आ रहा है ऑक्सीजन का। अब दूसरा मेटल हम देखते हैं, सॉरी दूसरा नॉन मेटल हम देखते हैं कार्बन, ठीक है। पहला यहाँ पे हमने कौन सा देख लिया, ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन, फिर नाइट्रोजन,
ठीक है। फिर क्लोरीन, तो ये सब के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो कार्बन इज़ एसेंशियल इन एवरीडे लाइफ बिकॉज इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म। ये हमारे सारे लाइफ फॉर्म का बिल्डिंग ब्लॉक है, जैसे कि ये की कंपोनेंट है किसका, प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। तो हमारी बॉडी की ग्रोथ और एनर्जी के लिए हमें ये सब कुछ ज़रूरी है ना, तो ये सब क्या है, कार्बन के ही पार्ट्स है ये, ठीक है। जैसे कि प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया और कार्बोहाइड्रेट्स। अब दूसरा जो है यहाँ पे, तीसरा जो है सॉरी, नाइट्रोजन इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड अदर केमिकल्स, जैसे कि खाद वगैरह में यूज़ होता है एग्रीकल्चर में, है कि नहीं। तो ये भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है किसके लिए, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए। तो ये भी बहुत ज़रूरी नॉन मेटल्स है कि नहीं। अब यहाँ पे चौथा है क्लोरीन इज़ अ नॉन मेटल कमनली यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन। जब पानी गंदा होता है तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लोरीन डालते हैं इसमें, ठीक है। और आजकल तो हर पानी में क्लोरीन का यूज़ होता है ताकि इस पानी, जो गंदा पानी को हम प्यूरिफाई कर सके, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या जानने को मिला कि नॉन मेटल्स भी यूज़फुल हैं, ठीक है। और यहाँ पे ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन भी क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। इज़ अप्लाइड ऑन वुंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक की तरह इसको हम क्या करते हैं, आयोडीन के सॉल्यूशन को भी हम अप्लाई करते हैं, जो कि एक नॉन मेटल है। मतलब नॉन मेटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिर्फ मेटल इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉन मेटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे साइंस एंड सोसाइटी का कुछ यहाँ पे देखते हैं, ये आपका लास्ट हो जाएगा, ठीक है, टॉपिक। और इसके बाद ये चैप्टर जो है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो डू यू नो दैट मैनी मेटल्स एंड देयर एलॉयज, मतलब जो मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और मेटल्स एंड नॉन मेटल। मतलब एलॉय मतलब क्या है, जब आप 2 या 3 मेटल्स को मिक्स करते हो या फिर एक मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करते हो, उसका क्या हो जाता है, एलॉय, ठीक है। तो मैनी मेटल्स एंड देयर एलॉयज आर इम्पॉर्टेंट फॉर डेली यूजेस एज यूटेंसिल्स एंड टूल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेली यूज़ में, हमारे बर्तन वगैरह में। जैसे स्टील है, स्टील भी तो मिक्सचर है ना, मेटल और कार्बन का, है कि नहीं। तो कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, और आयरन जो है क्या है, मेटल है कि नहीं। तो इस तरीके से काफ़ी यूज़ में आता है ये, ठीक है। तो दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड एसेंशियल इन ऑलमोस्ट एवरीडे इंडस्ट्री। तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भी इंपॉर्टेंट है और एवरीडे इंडस्ट्री में भी ये काफ़ी एसेंशियल हो जाता है, ठीक है। तो सम स्पेशल मेटल्स, जो कुछ स्पेशल मेटल्स है, आर ऑल्सो यूज इन एटॉमिक एनर्जी। तो एटॉमिक एनर्जी में भी यूज़ होता है, जैसे कि जिरकोनियम, ठीक है, जिरकोनियम, या फिर एरोस्पेस में कौन सा मेटल, टिटानियम, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सारे यूज़ होते हैं। तो इन इंडिया मैनी मेटल्स स्पेशली आयरन एंड एल्यूमिनियम आर रिसाइकल्ड टू मिनिमाइज वेस्ट एंड कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबिलिटी। तो इंडिया में क्या किया जाता है, रिसाइकल किया जाता है आयरन और एल्यूमिनियम का, ताकि हम इनके यूज़ को मिनिमाइज़, मतलब वेस्टेज को मिनिमाइज़ कर सके और वही चीज़ को हम रिसाइकल करके यूज़ कर सके, ताकि हम क्या कर सके, आगे के जनरेशन के लिए भी ये सारा कुछ अवेलेबल रख सके। सस्टेनेबिलिटी मतलब रीयूज़ करके, रिसाइकल करके आगे के जनरेशन के बारे में जब हम सोचते हैं, अगर हम सब कुछ अभी यूज़ कर लेंगे, वेस्ट कर लेंगे, तो आगे की जनरेशन क्या करेंगे, उनके पास तो कुछ होगी ही नहीं ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मतलब इनको रिसाइकल करके यूज़ करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं सस्टेनेबिलिटी में, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब ये जो समरी है हम क्या करेंगे, आपको जिससे पता है हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। अब यहाँ पे कुछ देखना चाहते हो कुछ पॉइंट्स, तो देखो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर डिफरेंट बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़। तो देखो, जनरली मेटल्स क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन लस्ट्रस। मेटल्स आर जनरली malleable and ductile while non metals do not have these properties, ठीक है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट नॉन मेटल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर। यहाँ पे आपको क्या मिल गए, डिफरेंस वाले आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड विच आर बेसिक इन नेचर, बेसिक था ना। और नॉन मेटल्स का क्या था, एसिडिक इन नेचर, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस ऑक्साइड विच आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो। समरी को हम क्या करेंगे, और अच्छे से डिटेल समरी में लेके आऊँगे इस पूरे चैप्टर की। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन एंड आंसर्स को भी सारा सॉल्व करेंगे, ओके। तो ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। अभी तक आप अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को। तो ऑल ऑफ यू हैव अ वेरी नाइस डे अहेड, बाय।